Hey guys, now you can study CAIPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CAIPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home at your own pace with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below, or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. कस्टम की रिवीजन करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। मैंने एक वीडियो कस्टम की रिवीजन वीडियो बनाई थी, मैंने डिलीट कर दी इसलिए क्योंकि बहुत लेंदी हो गई थी। बट आज हम इस वीडियो को बिल्कुल छोटा रखेंगे। कस्टम एक ड्यूटी के फॉर्म में, कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में लगता है इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे, राइट। इंपोर्ट का मतलब हो गया आपके लिए लाना बाहर से, और एक्सपोर्ट का मतलब हो गया भेजना। कस्टम की कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री है एंट्री नंबर 83, लिस्ट नंबर 1। ओके, सो कस्टम जिस कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री से लगता है वो है एंट्री नंबर 83, लिस्ट नंबर 1, और वो बोलती है ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। बस, और कोई चीज काम की नहीं है। आइए देन गाइस बात करते हैं हम लोग कस्टम की एप्लीकेबिलिटी की। कस्टम्स एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, और उसका आंसर है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बेस लाइन, जहां पानी और जमीन मिलती हो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बेस लाइन से हमारा 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, राइट। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। और एक नई चीज आप लोगों को दिखानी है, और वो क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। वो है गाइस हमारे लिए कस्टम वाटर ऑफ इंडिया, ये 24 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। ओके, कस्टम वाटर ऑफ इंडिया में कुछ स्पेशल राइट्स हैं इंडियन कस्टम ऑफिसर्स के पास। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। कस्टम वाटर ऑफ इंडिया में जो हमारे कस्टम ऑफिसर्स हैं, हाँ जी, जो हमारे कौन है कस्टम ऑफिसर्स, उनके पास कुछ राइट हैं, जैसे कि वो किसी भी पर्सन को सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई क्राइम वगैरह या कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो पनिशेबल था। किसी भी वेसल को स्टॉप कर सकते हैं, और किसी वेसल को ही कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं। कॉन्फिस्केट, राइट। ऐसे ही गुड्स को भी वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो ये है वो स्पेशल बात जो कस्टम वाटर के अंदर पावर मिली है हमारे ऑफिसर्स को। कौन से ऑफिसर्स को? कस्टम ऑफिसर्स को, राइट। नाउ कमिंग टू द चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन जो है कस्टम का वो है सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। ओके, हर एक्ट का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, ऐसे ही कस्टम का भी एक चार्जिंग सेक्शन है, और वो है सेक्शन नंबर 12। ओके, कस्टम्स एक्ट की एक खास बात, कस्टम्स एक्ट अलग है और एक और एक्ट है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम्स टैरिफ एक्ट में रेट ऑफ ड्यूटी मेंशन्ड है। 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, राइट। हाँ जी, 2 शेड्यूल हो गए हमारे पास, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के, शेड्यूल 1 के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी का रेट है, एक है स्टैंडर्ड रेट, एक है प्रेफरेंशियल रेट। ओके, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट्स हैं। ओके, हम लोगों ने ज्यादातर ध्यान अपना इंपोर्ट पे रखना है, एक्सपोर्ट पे मैं आपसे बहुत कम चर्चा करूंगा। ओके, यहाँ पे सर एक क्वेश्चन बनता है अपने पास, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि क्या गवर्नमेंट को भी ड्यूटी पे करनी है? हाँ जी, क्या गवर्नमेंट को भी ड्यूटी पे करनी है? आंसर इज यस, गवर्नमेंट को भी कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है,
लेकिन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पुलिस, नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पुलिस, कोस्टल गार्ड एटसेट्रा, ये लोग अपने कुछ स्पेसिफाइड इक्विपमेंट्स अगर मंगाते हैं और कंडीशन है जो उनके एग्जामिशन की वो सेटिस्फाई करते हैं, तो इनको कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज गवर्नमेंट को भी कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। ओके, दैट्स इट। अच्छा, कस्टम ड्यूटी के रेट हमेशा याद रखिएगा, कस्टम टैरिफ एक्ट से आएंगे। प्रेफरेंशियल रेट जो होता है ये लगता है तब जब गुड्स प्रेफरेंशियल एरिया से आ रहे हों, अदरवाइज स्टैंडर्ड रेट लगता है। ओके, लीजिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, और वो है हमारे लिए टाइप्स ऑफ क्लियरेंस। टाइप्स ऑफ क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। टाइप्स ऑफ क्लियरेंस दो प्रकार का, होम कंजम्पशन, वेयर हाउसिंग। हाँ जी, होम कंजम्पशन एंड व्हाट, वेयर हाउसिंग। होम कंजम्पशन के लिए जब क्लियर करते हैं, इसका मतलब सर आप अपनी कंट्री में उन्हें कंजम्पशन के लिए ले जा रहे हैं। वेयर हाउसिंग के लिए जब आप कर रहे हैं तो आप उन्हें कंट्री में कंजम्पशन के लिए एक लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे ले जाएंगे। दोनों ही केस में बिल ऑफ एंट्रीज फाइल होती हैं, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। यहाँ पे एक और बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी वेयर हाउसिंग के बाद, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, राइट। जब हम वेयर हाउसिंग में ले जाते हैं तो हमें ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं होती, हम एक बॉन्ड देते हैं। और जब हम ये जो वेयर हाउसिंग वाली बिल ऑफ एंट्री, उसे हम इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं, राइट। ये बॉन्ड जो होता है पहले ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी होता था, अब थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी होता है। सेक्शन 59 के अंदर अमेंडमेंट आई है। सेक्शन 59 हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ओके, होम कंजम्पशन जब हम करते हैं तो हमें वहां पे सीधा ड्यूटी पे करनी होती है। ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लियरेंस का केस सर। अच्छा, मैं यहाँ पे जो रिवीजन करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करा रहा हूँ, नॉट दी एंटायर थिंग। जैसे एग्जामिशन आएगी अब सेक्शन 25, मैं नहीं चाहता कि मैं से उस पर समय वेस्ट करूं आप लोगों का और अपना, उसको आप लोग एक बार रीड करेंगे। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, और वो है टैक्सेबल इवेंट। हाँ जी, टैक्सेबल इवेंट रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्सेबल इवेंट, और टैक्सेबल इवेंट इंपोर्ट का मैं पढ़ाऊंगा, एक्सपोर्ट का आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंपोर्ट में जो टैक्सेबल इवेंट है वो है व्हेन द गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर्स। हाँ जी, व्हेन द गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर्स, राइट। बेसिकली देसी भाषा में व्हेन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। तो जब भी हम बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे तभी मानेंगे कि इंपोर्ट कंप्लीट हो गया। वेयर हाउस की बिल ऑफ एंट्री फाइल करने से इंपोर्ट हम कंप्लीट नहीं मानेंगे। हम तब मानेंगे कंप्लीट जब हम लोग होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करता हूं गुड्स इंपोर्टेड, क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, गॉन फॉर वेयर हाउस, इसका तो कब होगा सर हमारा इंपोर्ट कंप्लीट? व्हेन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम, पहले तो होम कंजम्पशन की सीधा फाइल होगी, यहीं पे आपका इंपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी होम कंजम्पशन की, यहाँ पे हमारा इंपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ। फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी वेयर हाउसिंग की, यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारा जो इंपोर्ट है वो कंप्लीट हो गया, राइट। चलिए, ये बात होगी टैक्सेबल इवेंट की। फिर हमारे पास एक इंपोर्ट प्रोसीजर आता है विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, उसकी रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 2-3 स्टेप्स हैं, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। जल्दी करेंगे, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप जो आता है उसके अंदर वो आता है लैंडिंग और कॉलिंग। क्या आता है? लैंडिंग और कॉलिंग ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। तो सर ये वहीं आ सकते हैं जहाँ सीबीएसई अलाउ करे, जहाँ सीबीएसई ने स्पेसिफाई कर रखा हो। फिर एक स्टेप आता है आईजीएम आईआर, ये थोड़ा काम का स्टेप हो सकता है, आगे क्वेश्चन में काम आ सकता है। आईजीएम जो है हम लोग फाइल करते हैं किसके केस में?
वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में, IR जो हम फाइल करते हैं किसके केस में, व्हीकल के केस में। ये जो हमारा IGM है ये हमेशा फाइल होता है बिफोर अराइवल, राइट। और जो हमारा IR है वो फाइल होता है विद इन 12 आवर्स ऑफ अराइवल, राइट। अच्छा जी, इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है गाइस हमारे पास, वो आएगा हमारे पास, लीजिए, एंट्री इनवर्ट। एंट्री इनवर्ट सिर्फ और सिर्फ मिलती है वेसल के केस में, बाकी सब के लिए एयरक्राफ्ट या व्हीकल के केस में वी यूज द वर्ड अराइवल। हाँ जी, क्या वर्ड यूज करते हैं, अराइवल। अच्छा जी, देन अनलोडिंग होती है गुड्स की, और अनलोडिंग के बाद गुड्स कस्टोडियन के पास जाते हैं। इसका कनेक्शन सेक्शन 13 से जरूर बना लीजिएगा। सेक्शन 13 डील करता है पिलफरेज से, और पिलफरेज पे जो ड्यूटी पे करनी है वो किसको ड्यूटी पे करनी है, बोलिए, कस्टोडियन को, ना कि इंपोर्टर को। कब शुरू होता है सर ये सारा कार्यक्रम, अनलोडिंग के बाद हुआ हो और ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग या होम कंजम्पशन से पहले हुआ हो। अनलोडिंग के बाद हुआ हो और ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग और होम कंजम्पशन से पहले अगर पिलफरेज हुआ हो तो ड्यूटी पे करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, वो होगा कौन, कस्टोडियन। ओके, अच्छा जी। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो है एडवांस बिल ऑफ एंट्री। क्या हम एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं, आंसर इज येस, 100% येस, एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। सर कब फाइल कर सकते हैं, व्हेन द वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल is expected to arrive within next 30 days, expected to arrive next 30 days। ओके, और ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा कि हम जो एडवांस भी है वो फाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ इसके बाद सर कोई हमारे पास खास बात नहीं बचती है, दो तीन बातें छोटी छोटी याद रख लीजिएगा। जब आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाती है उसके विद इन 2 डेज आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और आपको जैसे ही आपने सर आपने ड्यूटी पे कर दी है तो सर आपको विद इन 30 डेज जो है वो गुड्स जो है वहाँ से, सॉरी, जैसे ही आपके सर गुड्स अनलोड हुए थे उसके विद इन 30 डेज आपको गुड्स जो है वो रिमूव करने पड़ेंगे कस्टम स्टेशन से, राइट। सो आपके गुड्स क्लियर होंगे होम कंजम्पशन के लिए तभी जब ड्यूटी पे होगी, और इंपोर्टर को ड्यूटी पे कर देनी है विद इन 2 डेज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सच ड्यूटी अमाउंट। ओके, साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि सर जिस दिन आपके गुड्स अनलोड हुए थे उसके विद इन 30 डेज वो वहाँ से रिमूव हो जाने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अनलोडिंग ऑफ गुड्स। ओके, अच्छा। देन गाइस दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इधर देखिएगा। सर यूएसए से गुड्स आए इंडिया में मुंबई पे, और कुछ गुड्स मुंबई पे उतरेंगे, मान लो 5 गुड्स थे, और कुछ गुड्स ने आगे जाना है केरला, 2 गुड्स ने, या वो और कहीं भी जा सकते हैं, सिंगापुर, 2 गुड्स ने, ठीक है। अब क्या कैच है, कैच ये सर आपने यानी PIC ने IGM इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, IR इंपोर्ट रिपोर्ट में बताया था कि सर हमारे पास इंपोर्ट रिपोर्ट तो नहीं होगा, IGM मान के चलिए, बताया था कि हमारे पास 5 गुड्स हैं, ठीक है। अब कस्टम ऑफिसर यहाँ से इन 5 गुड्स में से 2 को जाने देगा, चाहे वो विद इन इंडिया जाने हो या आउटसाइड इंडिया जाने हो, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसिट ऑफ गुड्स। हाँ जी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसिट ऑफ गुड्स। ओके, जहां गुड्स सेम कन्वेंस में ट्रांसिट कर दिए जाते हैं टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया और एनी कस्टम स्टेशन विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अब इसी में गाइस अगर ये होता कि यहाँ पे ना, यहाँ पे शिप चेंज हो जाती, अभी शिप ए में आ रहा था और फिर शिप बी में जाता है ये केरला या फिर सिंगापुर, तो सही से बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो ट्रांसशिपमेंट में बिल्कुल सेम है कि गुड्स हैं इंपोर्ट किए थे, IM इंपोर्ट मैनिफेस्ट में मेंशन थे, अब उन्हें हम डिफरेंट कन्वेंस में ले जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया या फिर टू एनी अदर कस्टम स्टेशन इन इंडिया, एंड दिस इज ट्रांसशिपमेंट। ओके, लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब सर चलते हैं, देखिए सेक्शन 13, सेक्शन 23, सेक्शन 22, सेक्शन 13, 23, 22 और 19 ये आप लोग पढ़ेंगे, बहुत आसान है सर।
अब मैं आपको सीधे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, वो है सेक्शन 14। सेक्शन कौन सा? 14। सेक्शन 14 डील करता है सर हमारा वैल्यूएशन से। वैल्यूएशन बताने से पहले मैं आपको दो बात बता दूं सर, हमारी जो ड्यूटी है वो दो तरीके से पे हो सकती है कस्टम में, स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वैलोरम। व्हाट इज एड वैलोरम? एड वैलोरम मींस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू हमारे पास सेक्शन 14 आता है और बोलता है कि सर मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, और वो दो तरीके क्या हैं? 14 सबसेक्शन 1 एंड 14 सबसेक्शन 2। 14 सबसेक्शन 1 में बताएंगे कि सर आप लोग ड्यूटी पे कर सकते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। 14 सबसेक्शन 2 में बताएंगे कि आपको ड्यूटी पे करनी है टैरिफ वैल्यू पे। सो इधर ट्रांजैक्शन वैल्यू और व्हाट? टैरिफ वैल्यू। अब सवाल उठता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? सिंपली स्पीकिंग, जो भी आपका प्राइस है वो ही आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, मतलब जितने में आपने गुड्स इंपोर्ट करे हैं। ठीक है, सवाल उठता है कि सर आपकी टैरिफ वैल्यू क्या होती है? सर टैरिफ वैल्यू इज अ वैल्यू विच इज प्रिस्क्राइब बाय CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ओके, सो इस तरह दो तरीके से हमें ड्यूटी डिटरमाइन करनी है। मैं कुछ बातें यहाँ जल्दी जल्दी बोलूंगा, समझ लीजिएगा। असेसेबल वैल्यू यानी इस पर ड्यूटी लगनी है, हम ले लेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रोवाइडेड 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। 4 कंडीशन अगर चारों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी एज पर रूल्स। मैं इस बात को एक दो बार रिपीट करूंगा, ध्यान सुनिएगा। असेसमेंट वैल्यू, असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू when all the 4 conditions are satisfied. If none of the 4 conditions satisfy, then we have to take help of the valuation rules of custom. In any case, there are certain valuation rules which are applicable whether the assessable value is transaction value or not. मतलब अगर सर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं भी ले रहे हम लोग, यानी एज पर रूल्स वैल्यूशन कर रहे हैं, तो भी कुछ रूल्स हैं जो, तो मतलब फिर तो सारे रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ले भी रहे हैं, इसे ध्यान सुनिएगा, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ले भी रहे हैं तो भी कुछ रूल्स हैं जो सर अप्लाई होंगे होंगे और होंगे। ओके, एक रूल 10 होता है, बट सर ये हमारे कोर्स के पार्ट नहीं है रूल्स वगैरह। मैं आपको कंडीशन जरूर बताऊंगा ये क्या क्या होनी चाहिए। ये अगर आपने एक साइज पढ़ा तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। देयर मस्ट बी अ सेल, the delivery must be at the place of importation, buyer and seller are not related, and sale and price is the sole consideration. Number one, there must be a sale, as well as sale होनी चाहिए। दूसरी बात सर, हमारा जो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे डिलीवरी मिलनी चाहिए, उसके बाद डिलीवरी नहीं मिलनी चाहिए, उसके बाद बायर से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो पॉइंट, और वो पॉइंट है आपका रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है। एग्जाम में भयंकर तरीके से आता है। आपके जो गुड्स आएंगे उनका रेट सब पक्की बात फॉरेन करेंसी में होगा। यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू इंडियन करेंसी। ऐसा करने के लिए आपको जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो पिक करना है आपको डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री का, और जो रेट होगा दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय CBEC। हाँ जी, दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय CBEC। फॉर एग्जांपल ये है बिल ऑफ एंट्री, ये है एंट्री इनवर्ड, तो मैं तो इसको कट ही कर दो, देखते सिर्फ बिल ऑफ एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे CBEC का रेट है और यहाँ पे हमारे RBI का रेट है। मान लेते CBEC का रेट है 64 रुपये पर डॉलर और इसका रेट है 66 रुपीज़ पर डॉलर। हम लेंगे 64 रुपीज़ पर डॉलर, दैट्स इट। ओके, ये बात आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखनी है। अब इसके बाद गाइज आता है अकेला एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 15। ये आपको बोलता है कि रेट ऑफ ड्यूटी कौन से रेट कर लोगे। जिस दिन ऑर्डर किया उस दिन की ड्यूटी देखोगे, जिस दिन इंडिया में आए उस दिन की ड्यूटी देखोगे, जिस दिन अनलोड हुए, जिस दिन टेरिटल वाटर में आए, मतलब किस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी देखेंगे। तो इसका आंसर बहुत ही सरल शब्दों में देता हूँ मैं, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। अगर होम कंजम्पशन वाले गुड्स हैं तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड या फिर अराइवल, और एंट्री इनवर्ड या फिर अराइवल, विच एवर इज लेटर। ओके, और अगर वेयर हाउसिंग वाले गुड्स हैं तो बात बिल्कुल क्लियर है सर, उस केस में हम लोग क्या लेने वाले हैं, सिंपली डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। हाँ जी, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ओके, तो बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउसिंग वाले गुड्स के केस में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, और यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इनवर्ड और अराइवल विच एवर इज
लेटर। सर हमने जनरली ये देखा कि भाई बिल ऑफ एंट्री IGM IR के बाद फाइल होती है। नहीं सर, एडवांस बी का भी तो कॉन्सेप्ट है। तो अगर पहले आपने एडवांस बी फाइल कर दी है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। दैट्स इट। ये था सेक्शन 15। यहाँ पे आके गाइज मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लाइव सेशन में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, 45 मिनट्स की। अब देखिए 20 मिनट्स के अंदर अंदर हमने इसको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। रिवीजन वीडियोस को हम ऐसा ही रखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, राइट।